नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों पर कई बार सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर देश को इन 10 सालों में क्या हासिल हुआ। मोदी इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देते, वो अगले 50 सालों की बात करते हैं, आप जानते ही हैं। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बताया है कि हमने भारत को इजराइल और अमेरिका वाली लिस्ट में ला दिया है। अमित शाह ने यह भी कहा है कि उरी पुलवामा अटैक का बदला 10 दिन में लेने की बात करते हुए ये दावा किया। और हालांकि पुलवामा को लेकर कई गंभीर सवाल और उठे थे, जैसे जवानों को एयरलिफ्ट करने की परमिशन क्यों नहीं दी गई, उस रास्ते पर विस्फोटक से भरी गाड़ी कैसे आई, किस तरह दुश्मन को पता चला कि जवान उस रास्ते से जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब बीजेपी ने कभी नहीं दिया, जबकि तब के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ही इस पर बड़ा खुलासा हमारे ही चैनल पे किया था जब प्रशांत टंडन जी ने इंटरव्यू लिया था। आप याद कीजिए, सत्यपाल मलिक का पहला इंटरव्यू किसी भी चैनल पर आया था तो वो डीबी लाइव था। खैर, अमित शाह ने देश में आतंकवाद से लेकर भ्रष्टाचार के खात्मे का दावा आज राज्यसभा में किया, लेकिन देश में अब नए किस्म का जो आतंक पनप रहा है, बीजेपी को उस पर भी जवाब देना चाहिए। खैर, आइए जरा सुन लेते हैं अमित शाह ने आज गृह मंत्रालय को लेकर जो बातें कही हैं, और राज्यसभा में उनसे यह डिमांड भी की जा रही थी, उस डिमांड को पूरा करते हुए, फुलफिल करते हुए अमित शाह ने अपनी बात रखी, लेकिन पीठ थपथपा रहे थे अपनी पार्टी की। और जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, सुनिए। मान्यवर, जब गृह मंत्रालय की चर्चा होती है तब हमारे देश में 2014 के पहले से, जब नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर आई, तब कई सारे लेगेसी इश्यूज हमें मिले। ये देश की सुरक्षा, इस देश का विकास, इस देश का सार्वभौमत्व भी 3 बड़ी समस्याओं के कारण हमेशा चैलेंज होता रहा, इसको चुनौती मिलती है। और ये 3 नासूर करीब करीब 4 दशक से देश की शांति में खलल डालते रहे, देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाते रहे, देश के विकास के गति को अवरुद्ध करते रहे और देश की पूरी व्यवस्था को कई बार तो हास्यास्पद भी बना दिया। मान्यवर, 3 नासूर थे। जम्मू कश्मीर की समस्या, वहां टेररिज्म की समस्या, वामपंथी उग्रवाद जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का स्वप्न देखते थे, और तीसरा समस्या था उत्तर पूर्व का उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद। इन 3 समस्याओं का टोटल लगाएं तो लगभग 92,000 इस देश के नागरिक 4 दशक में मारे गए। माने, और ये तीनों समस्या के संपूर्ण उन्मूलन के लिए एक सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी ने चुनकर आने के बाद। तो सुन रहे थे, यहां से सीधा सीधा साफ साफ अपनी बात, अपनी पीठ थपथपाते हुए यहां अमित शाह नजर आ रहे हैं। चलिए, उधर महाराष्ट्र में औरंगजेब का विवाद खत्म ही नहीं हो रहा है। इस पर आज संजय राउत ने, शिवसेना सांसद हैं उद्धव गुट के संजय राउत, राज्यसभा में उन्होंने कहा है कि नई लाशें दफनाने के लिए पुराने मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। तो एक तरफ संसद में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथी और गृह मंत्रालय संभाल रहे अमित शाह, लेकिन दूसरी तरफ देश में जो हो रहा है उसकी एक बानगी पेश कर रहे हैं संजय राउत उसी सदन में। जरा सुन लेते हैं संजय राउत को, सुनिए। श्री रवंग बरा नारजारी, श्री रवंग बरा नारजारी, श्री जोश के मणि, मैं मानता हूं जिम्मेदार। बहुत से हमारे सदस्य ने औरंगजेब पर चर्चा की। क्या दिन आए हैं कि इस सदन में, इस उच्च सदन में औरंगजेब के ऊपर लोग चर्चा कर रहे हैं, और उसके लिए मैं मानता हूं जिम्मेदार सर हमारा गृह मंत्रालय है। अगर समय रहते 3 मिनट तो मेरे पास है, वो तो मुझे बोलने दीजिए। अगर
गृह मंत्रालय ने, देश के गृह मंत्रालय ने ऐसी जो ताकतें हैं, जो बार बार इस देश में औरंगजेब का नाम लेकर इस देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में मंत्री है, जो केंद्र में उच्च पदों पर है, तो उनको अगर हम रोके नहीं तो ये देश एक नहीं रहेगा, ये देश अखंड नहीं रहेगा। देश में एकता और अखंडता कायम रखने का काम ये गृह मंत्रालय का है। लेकिन मैं देखता हूं सर, कुछ सालों से इस देश को पुलिस स्टेट बना दिया है, पुलिस स्टेट। और उनका काम क्या है कि विरोधियों को कमजोर करना, पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ना, यह गृह मंत्रालय का काम है हर जगह। एमपी विधायक उनको खरीदने के लिए पुलिस की मदद देना। अगर ये हो जाएगा तो जो असली काम है गृह मंत्रालय का, लॉ एंड ऑर्डर, देश को एक रखना, सुरक्षा रखना, एक मणिपुर कल तक जल रहा था, लेकिन अब महाराष्ट्र को भी जला दिया, महाराष्ट्र को जला दिया। नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे आपने उखाड़ दिए, नई लाशें बिछाने के लिए आपने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, और वो भी औरंगजेब के नाम पर। 300 साल में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ था, इतिहास है नागपुर का। तो नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, दबाने के लिए नई लाशें, और उसके लिए आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। 300 साल के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ था, आपने दंगा करवा दिया। खैर, महाराष्ट्र हो दोस्तों या बिहार, बीजेपी शासित राज्यों में जरूरी मसलों से ध्यान भटकाने के लिए बेबात के मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। कल जिस तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान हिलते और बात करते हुए दिखे, उस पर आज आरजेडी, कांग्रेस सभी ने हमला बोला है, सभी दलों ने हमला बोला है। बीजेपी से इस पर जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन मोदी और शाह इस पर कुछ नहीं कहते, जबकि कानून इसे दंडनीय अपराध मानता है। आइए सबसे पहले देखते हैं, जरा ये देखिए तस्वीर, जरा फुल स्क्रीन ले आइए, नीतीश बाबू कर क्या रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार राष्ट्रगान के समय और एक खेल का आयोजन था, उस आयोजन से पहले राष्ट्रगान होना था। पहले तो जब इसकी शुरुआत होनी थी, राष्ट्रगान से पहले ये उठ के चले गए और घूम फिर के आए, बोले नीचे चलते हैं, घूम फिर के आते हैं। उसके बाद दोबारा आए और जब राष्ट्रगान की शुरुआत होती है, बगल में खड़े हैं चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार के और प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव जो कह लीजिए, उनसे बात करते हुए 20वें सेकंड में नजर आ रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश बाबू। ये आप फुल विजुअल देख रहे हैं। हालांकि यहां पर राष्ट्रगान चल रहा है, वो मैं आपको नहीं सुना सकता, लेकिन जो बातें कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के मुताबिक राष्ट्रगान का अपमान करना दंडनीय अपराध है और इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही तरह की सजा हो सकती है, यानी जुर्माना भी और जेल भी। इस मसले पर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को जबरदस्त घेरा। आज घेरते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। दीपेंद्र कुमार कैसे प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी चौधरी के पूछो बोल रहे हैं तो उन्होंने का ऐसे कर रहे हैं। क्या लगता है मानसिक ठीक नहीं है, उनका मानसिक ठीक नहीं है, इसीलिए मांग करते हैं अपने बेटा के बनावे। उनका काम नहीं, दिमाग कर रहा था बेटा। आरोप लालू जी पे लगा रहे हैं, आरोप। तो यहां राबड़ी देवी कह रही हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है नीतीश कुमार का। वहीं तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। आइए जरा तेजस्वी यादव को सुनिए। उम्र में हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते
हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे। आज सदन में 140 करोड़ जो जनता है उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। हम स्पीकर से भी मिलकर के आए, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। तो सुन रहे थे आप सीधा देश की 140 करोड़ जनता और उससे माफी मांगना चाहिए। यहाँ नीतीश कुमार को ये मांग कर रख रहे हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव, लेकिन दूसरी तरफ राजद के ही यानी राष्ट्रीय जनता दल से ही सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने भी वाजिब सवाल उठाए हैं। इधर दिल्ली में मनोज कुमार झा ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश बाबू, एक बहुत बड़ा कहें तो ये अपराध है, ये अपराध आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या सचमुच मानसिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है? अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इलाज होना चाहिए। और लेकिन इस पर बीजेपी या आरएसएस या बीजेपी के एनडीए के सहयोगी इनका बचाव करते हुए या चुप्पी साधते हुए क्यों नजर आते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। सुनिए जरा, लेकिन पहले प्रोफेसर मनोज कुमार झा को। प्रणाम करते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे को टोकते हुए दिख रहे हैं। माफ कीजिएगा, आरजेडी से पहले ये पूरी की पूरी मीडिया ने ये ट्वीट किया। आरजेडी के नेताओं को, खास करके मैं कहूं तेजस्वी जी को, अब मुख्यमंत्री जी की चिंता भी होती है। उनकी शिकायत करने का क्या करूं, किससे शिकायत करूं? अधिकारी लोग चला रहे हैं। अगर उनकी जगह कोई और होता और राष्ट्रगान का इस प्रकार अपमान होता तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती? मैं 1 मिनट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर नीतीश जी की जगह कल वहां कोई दूसरा गैर बीजेपी शासित राज्य का, गैर एनडीए शासित राज्य का मुख्यमंत्री होता तो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से अभी बरसात हो चुकी होती। क्यों नहीं हो रही है वर्षा प्रधानमंत्री जी? राष्ट्रगान के जैसे मसलों पर आपकी चुप्पी मुझे आपराधिक की श्रेणी में जाती दिखती है। तो राष्ट्रपति के अपमान पर आपकी चुप्पी प्रधानमंत्री जी आपराधिक पृष्ठभूमि में जाती हुई दिख रही है, ये कह रहे हैं यहां पर मनोज कुमार झा। नीतीश कुमार को कानून के तहत सजा मिलेगी या जनता उन्हें सत्ता से उतारकर सजा देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन बिहार में आज मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन के भीतर मंदिर हटाए जाने का विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया और हंगामा किया। इस तरह के हंगामे अब देश में आम हो गए हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए ये सेफ पैसेज बन गया है। इस तरह के मुद्दों के आते ही नौकरी, महंगाई, सुरक्षा की बातें किनारे हो जाती हैं। पंजाब में किसान आंदोलन करें या छात्र पेपर लीक पर सवाल उठाएं या दलितों के अधिकारों की बात हो, सारे मुद्दे इसमें दबा दिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों